डोनाल्ड ट्रंप जहां टैरिफ को लेकर दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया भर के देशों से रिश्ते सुधारने में लगा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय दिल्ली में है। एलएसी विवाद पर बातचीत के लिए वांग यी दिल्ली आए हैं। कल दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक है, जिसमें विदेश मंत्री और एनएसए डोवाल शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात में जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर 3 सिद्धांत दिए हैं। भारत ने कहा है कि रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के 3 सिद्धांतों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित से आगे बढ़ना चाहिए। मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए, न ही प्रतिस्पर्धा संघर्ष। भारत और चीन के बीच ये करीबी उस वक्त बढ़ रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ को लेकर हमलावर हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से वो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं। अगली बार चीन की बात हो सकती है, जिसे लेकर वो फिलहाल नरम है, लेकिन चीन ने तेजी से बदलती दुनिया में लामबंदी तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को तहस नहस कर दिया है। अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की जा रही भाषा भी रिश्तों पर की गई मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की संकीर्ण नजर से भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों के पुराने रिश्तों को तौल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हो रही इस बड़ी कूटनीतिक भूल का चीन फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो चुका है। चीन की तरफ से फौरन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और उसके विदेश मंत्री भारत पहुंच गए। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिसंबर में अजीत डोभाल चीन गए थे, जहां उन्होंने वांग के साथ 23वें दौर की वार्ता की थी। I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. Welcome you and your delegation to India. इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने अपने विदेश मंत्री की यात्रा से भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद जताई। पिछले साल कजान में ब्रिक्स की बैठक से ठीक पहले पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने का फैसला हुआ। डेमचौक और डेमसोंग में डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ और अब सभी पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग भी पूरी हो चुकी है, जहां 2020 के बाद सेना की गश्त बंद थी। प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद सीमा विवाद के हल के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल बातचीत का रास्ता खुला। कजान में बैठक के बाद से एलएसी शांत है। दोनों सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच रिश्तों की सुधरने की कोशिशों ने अमेरिका को जरूर चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ही मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीति दुनिया में उसके साझेदारों को अमेरिका से और दूर करती जाएगी। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार फरीद जकारिया ने तो ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले आगे जाकर अपने फैसलों को वापस भी ले लें, लेकिन अब वो भारत का विश्वास फिर से नहीं बना पाएंगे। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ की जा रही सख्तियों का ही असर रिश्तों पर पड़ना तय है, जिससे एशिया और दुनिया में अमेरिका का कमजोर होना भी तय है। सवाल है कि चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे से क्या इसकी शुरुआत हो गई है। चीन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से मुलाकात के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ी बात कही है। वांग यी ने कहा है कि हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा है। हमने कैलाश मानसरोवर में भारतीय तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू की है। हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन भारत संबंधों के विकास की गति को और सुदृढ़ करने का विश्वास व्यक्त किया है, ताकि अपने अपने पुनरुद्धार के साथ हम एक दूसरे की सफलता में योगदान दे सकें और एशिया तथा विश्व को आवश्यक निश्चिंतता प्रदान कर सकें। तो ये बड़ी बात कही गई है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, चीन की तरफ से कोशिशें पिछले कुछ महीनों से दिखने लगी थी कि जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात भी करने लगे थे। अब ये एक ऐसा समय है जहां पर पूरी विश्व व्यवस्था बदलती अगर हम देख रहे हैं, तो चीन भी आपदा में अवसर देख रहा है।
निश्चित रूप से श्वेता, अगर आप देखें कि एशिया के पूरे इलाके में गलवान के टकराव के बाद पुरानी जो कड़वाहट है उसे दूर कर चीन भारत के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है। चीन भी अच्छी तरीके से ये जानता है कि एशिया की बिसात के ऊपर भारत को नजरअंदाज करना न तो उसके लिए फायदेमंद है और न ही उसके लिए इसके लिए कोई गुंजाइश बचती है। इसीलिए वो भारत के साथ में साझेदारी को ठीक करना चाहता है और यही कदम हमको कजान के बाद से देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत का भी रवैया देखें तो भारत अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ में अपने सीमा विवाद को हल करने से लेकर और देपसांग, देमचौक और चुमार से लेकर तवांग तक की जो 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके विवाद को न केवल सुलझाना चाहता है बल्कि जो कारोबार से लेकर अन्य क्षेत्रों के अंदर प्रतिस्पर्धा है उसे किसी भी तरीके से विवाद नहीं बनने देना चाहता है। आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान का भाषण यदि आप देखें तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि भारत ये चाहता है कि जो मतभेद हैं वो विवाद न बने, डिस्प्यूट्स जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट न बने, कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट न बने। साथ ही भारत की तरफ से एक बार फिर इस चीज के ऊपर रेखांकित किया गया कि बॉर्डर के ऊपर शांति और जो स्थिरता है वही सबसे प्रमुख गारंटी है। जब जब बॉर्डर के ऊपर शांति बरकरार रखी जाएगी तो दोनों देशों के लिए संबंधों को आगे ले जाना, बेहतर बनाना मुमकिन हो पाएगा और जब जब बॉर्डर के ऊपर तनाव बढ़ेगा तो जो संबंधों की गाड़ी है वो पटरी से उतर जाती है। हम बीते 1.5 दशक के दौरान देख चुके हैं कि कई बार इस तरीके की घटनाएं आई हैं और विश्वास बहाली के लिए जरूरी है कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। बॉर्डर को लेकर कल महत्वपूर्ण टॉक्स होनी है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में 24वें दौर की यह बातचीत होगी और उसके बाद चीनी विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक शिष्टाचार भेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रणय। दरअसल इतने स्तर की जब बातचीत हो रही है तो उसका सीधा मतलब है, देखिए आज का विवाद है नहीं, लंबा चल रहा है विवाद और कोशिशें ये हो रही हैं कि विवाद के हर बिंदु को सुलझाया जा सके। अब अमेरिका और चीन के संबंध भी, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार फिर बनते बनते बिगड़ने लगे हैं। इसका प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। शुक्रवार को ट्रंप ने दावा किया, शी जिनपिंग ने उनसे कहा कि आपके पद पर रहते हुए चीन ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। ट्रंप के इस बयान पर चीन भड़क गया और उसके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। ताइवान का मुद्दा पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और ताइवान के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए ये चीनी लोगों का मामला है। सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया गया है कि हमारे मामलों में आप हस्तक्षेप न करें। भारत और चीन के अलावा दुनिया की नजरें अमेरिका पर भी हैं, जिसकी राजधानी में अब से कुछ ही देर बाद सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने पूरे यूरोपीय कुनबे के साथ अमेरिका पहुंच चुके हैं। उनकी ट्रंप से मुलाकात होनी है। जेलेंस्की से पहले ट्रंप पुतिन से मिल चुके हैं और कह रहे हैं कि अब सारा दारोमदार जेलेंस्की पर है। सवाल यह है कि अगर जेलेंस्की ट्रंप के आगे नहीं झुके तो क्या पिछली बार की तरह ट्रंप की फटकार उन्हें सहनी पड़ेगी? ट्रंप से मिलने से पहले जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो शांति समझौता करने को तैयार हैं। रूस को सिर्फ शक्ति से ही झुकाया जा सकता है। अमेरिका में रूस विरोधियों को मुंह छिड़ाकर रूस के राष्ट्रपति विजेता की तरह घर लौट गए। ट्रंप का उन्हें लेकर रवैया भी बहुत सारे लोगों को खल गया। अमेरिका और यूरोप में अलास्का की बैठक को पुतिन की जीत बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप ने जिस दोस्ताना अंदाज में पुतिन से बात की, क्या वैसे ही वो जेलेंस्की से करेंगे? ये तस्वीर जेलेंस्की को बार बार याद आ रही है, जब पूरी दुनिया के सामने जेलेंस्की को ट्रंप ने बेइज्जत किया था। इतना डांटा था कि जेलेंस्की बिना लंच किए ही व्हाइट हाउस से चले गए थे। अब सवाल है, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? तो इसका जवाब ट्रंप के बयान में छिपा है, जिसमें वो अब सारा दारोमदार जेलेंस्की के कंधों पर डालते हुए कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप जेलेंस्की से कह रहे हैं कि पुतिन के कब्जे वाली जमीन भूल जाओ और शांति कर लो। लेकिन ट्रंप के इस दबाव में आने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने वॉशिंगटन पहुंचते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हम सभी की गहरी इच्छा है कि ये जंग जल्द और भरोसेमंद तरीके से खत्म हो और शांति स्थायी हो, वैसा नहीं जैसा बरसों पहले हुआ जब यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्सों को छोड़ने पर मजबूर किया गया और पुतिन ने उसका इस्तेमाल नए हमले के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर किया। जेलेंस्की जहां अपनी बात पर अड़े हैं, वहीं ट्रंप उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरा यूक्रेन उनके हाथ से निकल जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसे पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें लिखा था कि यूक्रेन के कुछ इलाके रूस को सौंपने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध जितने दिन चला वो और ज्यादा जमीन खोते जाएंगे। ट्रंप और उनकी सरकार के इसी सख्त रवैये को देखते हुए जेलेंस्की इस बार पूरे दलबल के साथ आ रहे हैं। जेलेंस्की के साथ इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी ट्रंप से मुलाकात करेंगी, ताकि पिछली बार की तरह अगर ट्रंप जेलेंस्की को लताड़ लगाए तो बात संभाली जा सके। 3.5 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बहुत से देशों ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार जीतने की आस में जंग रुकवाने का बीड़ा उठाया है। जेलेंस्की के लिए ये किसी बुरी खबर से कम नहीं, क्योंकि अगर वो ट्रंप के आगे नहीं झुके और जंग बंद नहीं हुई तो फिर नोबेल पुरस्कार का सपना टूटने का अंजाम शायद यूक्रेन के लिए बहुत बुरा होगा। देखिए, जेलेंस्की के लिए झुकना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की शर्तें पुतिन की तरफ से रखी गई हैं उन्हें पूरा करना, इसका सीधा मतलब होगा लगभग हार। रूस चाहता है कि यूक्रेन दोनेस्क, लुहांस्क से हट जाए, डॉनबास रीजन की 6,600 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन रूस से के हवाले कर दे। पुतिन ये भी चाहते हैं कि क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता मिल जाए। यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, ये शुरुआत से वो कह रहे हैं। हालांकि वो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए राजी हैं। अब इसके अलावा यूक्रेन के अंदर रूसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग पुतिन की तरफ से की जा रही है। रूस के रूढ़िवादी चर्च संचालित होते भी पुतिन यूक्रेन में देखना चाहते हैं। पुतिन की मांग है कि शांति समझौते के बाद रूस से प्रतिबंध हटाए जाए, रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए। इसके अलावा खेरसोन, ज़ेपोरिजिया से यूक्रेन अपनी सेना के मोर्चे हटाए। पुतिन की सबसे अहम शर्त है कि शांति संधि होने तक सीज फायर न हो। इसके बदले में पुतिन यूक्रेन को सुमी और खार्किव के कुछ इलाके दे सकते हैं। अब रूस यूक्रेन को 440 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दे सकता है। ये सारी चीजें रूस की तरफ से शर्तों के तौर पर सामने हैं, लेकिन क्या इन शर्तों को पूरा करना और करवा पाना डोनाल्ड ट्रंप के बस में होगा? क्योंकि सीधे तौर पर देखिए तो ये इस तरह का है जैसे यूक्रेन इतने दिनों से जिस चीज के लिए लड़ रहा है उसका पूरा उल्टा हो जाए। गीता मोहन हमारे साथ हैं, हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर। गीता, क्या जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, क्या जेलेंस्की जो इतने 3 साल से एक छोटा सा देश लगातार अगर लड़ रहा है तो वो भी तो कोशिश यही करेंगे कि वो इस तरह की शर्तों को ना माने? क्या यहां पर ट्रंप कोई बात मनवा पाएंगे, और वो भी इन नेताओं की मौजूदगी में? देखिए, अभी भी श्वेता, अगर यूक्रेन को ये युद्ध लड़ना होगा तो उन्हें अमेरिका की जरूरत होगी। यूरोप वो सब कुछ नहीं दे सकता पुतिन के साथ या रूस के अगेंस्ट जंग जीतने के लिए जो अमेरिका दे पाएगा, और जो अमेरिका ही दे सकता है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो एम्युनिशंस हो, आर्टिलरी हो या फिर मिसाइल्स हो। तो इसीलिए इस जंग को जीतने के लिए जेलेंस्की को अमेरिका की जरूरत है। और अमेरिका अगर तैयार नहीं है और कहता है कि आप आपस में बैठकर बात करिए और एक सीज फायर पे अग्री करें, तो उसमें तो कहीं ना कहीं मानना होगा। देखना ये होगा कि इस गिव एंड टेक में यूरोपियन लीडर्स जब साथ बैठे हैं, पहली बात तो जिस तरीके से जेलेंस्की की बेइज्जती हुई थी पिछली बार, वो नहीं होगी इस बारी। लेकिन यूरोपियन लीडर्स इसलिए भी वहां पे बैठेंगे ताकि उन्हें पता चले कि ट्रंप जेलेंस्की को क्या बोलने वाले हैं, क्या है वो गिव एंड टेक, डॉनबास देना, क्राइमिया देना, या फिर ज़ैपोरिजिया और खेरसोन को भी देने को कहेंगे। और अगर ये डॉनबास की बात है तो शायद यूरोप के लिए वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन क्राइमिया जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा। और श्वेता, चाहे वो 1 इंच लैंड दे दे, चाहे वो 1 इंच लैंड देने पर राजी हो जाए, वो जेलेंस्की के लिए पॉलिटिकली यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान होगा। शायद वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ही ना रहे अगर वो इस डील के साथ वापस जाते हैं। वाकई, क्योंकि एक राष्ट्रपति के तौर पर 3 साल अपने देश को एक ऐसे युद्ध में झोंका रखना जो कि 3 साल बाद ऐसी संधि के साथ समाप्त हो जिसका औचित्य ही कुछ न समझ में आए। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर है यूक्रेन
और साथ ही यूरोपीय देश परेशान होंगे। आपने चीन ताइवान की भी बात हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से चीन ने कहा कि ताइवान के मामले पे हम नहीं सुनने वाले किसी की। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देश जहां ट्रंप के तेवरों से परेशान है, तो पाकिस्तान जैसा आतंकी देश अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से आजकल बहुत खुश है। पाकिस्तान के झूठ की बात करेंगे, उससे पहले आपको उससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दें। भारत ने पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास अपने उत्तरी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए अधिसूचना जारी की है। अगले 3 दिनों तक भारत एलओसी के पास युद्धाभ्यास करेगा। पाकिस्तान को लेकर भारत अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। उसकी तरफ से ताजा झूठ भारतीय मिसाइलों को लेकर बोला गया है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री ने आसिम मुनीर के उस बयान से पर्दा उठाया है जिसमें उन्होंने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी का ट्रक बताया था। झूठ बोलने में पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान झूठों का सरदार है, झूठ के ओलंपिक का निर्विवाद चैंपियन है, और ये है पाकिस्तान के नए झूठ का सबूत। सोचिए, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री के बोल हैं कि भारत की मिसाइल को रब ने अपने लक्ष्य से भटका दिया और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा। मोहसिन नकवी के इस झूठ का पर्दाफाश अब पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं। उसे आपको सुनवाएं उससे पहले उनकी एक और गप सुनिएगा। तो मोहसिन नकवी को अब तक आप पहचान गए होंगे कि वो लंबी लंबी फेंकने में माहिर है, बिल्कुल अपने बॉस आसिम मुनीर की तरह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने के बावजूद बेशर्मी दिखाते हुए खुद को फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बनवा लिया। 11 अगस्त को अमेरिका में मुनीर ने भारत को धमकी देने के लिए ऐसा उदाहरण दिया कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनने लगा। अमेरिका में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत एक चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी का ट्रक, जिनकी टक्कर में किसका नुकसान होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस बयान पर शर्मिंदगी होनी चाहिए उसे पाकिस्तानी बेशर्मी ने ही नया रंग दे दिया। शहबाज शरीफ के मंत्री तो इससे आगे ही निकल गए। तो मोहसिन नकवी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सऊदी अरब का प्रतिनिधि दल पाकिस्तान को समझा रहा था, बता रहा था कि भारत का वार पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। अपनी झेप और सऊदी अरब के दल को चुप करवाने के लिए मुनीर ने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से भरा ट्रक बताया। उनकी ये बचकानी बात सुनकर सऊदी अरब भी हैरान रह गया। सोचिए, ये बात पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है, जिसके आर्मी चीफ की बात सुनकर सऊदी अरब वालों ने कितना सिर पीटा होगा कि हाय रे तकदीर जो पाकिस्तान से पाला पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जहां पर इस्लाम के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने वाली मुनीर की सेना इस्लाम का चूरन चटाकर पाकिस्तान में वाहवाही बटोरने में लगी है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार ने 14 अगस्त को अपने सैनिकों को मेडल देकर जीत का जश्न मनाया। सबसे चौंकाने वाला पुरस्कार विंग कमांडर मलिक रिजवान उल हक इफ्तिखार को दिया गया, जिन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा करने पर सम्मान मिला। जबकि सच ये दुनिया जानती है कि आदमपुर में प्रधानमंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित कर दिया था। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी अपनी ही दुनिया में जी रहा है। उसकी पोल पाकिस्तान के लोग ही खोलते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी एयर डिफेंस सिस्टम न होने की वजह से ही सामने आई। भारत ने दनादन मिसाइलें दागी और पाकिस्तानी सेना उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रही। उनकी मिसाइलें हमारे एयरबेस तक आराम से पहुंची। पाकिस्तान के पास भारत का कोई जवाब नहीं था और इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस HQ-9 का तबाह होना था, जिसे पाकिस्तान को चीन ने दिया था। नजम सेठी के इस इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत पर कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं कर पाई। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन से S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल उसी के लोग खोलते आ रहे हैं, लेकिन उसकी समस्या ये कि जिस चीन से वो भारत का मुकाबला करने के लिए हथियार मांग रहा है, वो तो चीन के पास भी नहीं है।
इस वक्त की एक बड़ी खबर से और खबरदार कर दें। टैरिफ के मुद्दे के बीच पीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बैठक में कई सचिव और अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं। बैठक में अगली पीढ़ी के सुधारों के रोड मैप पर चर्चा की जा रही है। यह बैठक उस समय हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां आपने सुन ली। ये भी जान लिया कि पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं कि भारत ने दनादन मिसाइलें दागी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, उसका खुलासा आज तक की पड़ताल से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना ने अपने जहाज भारत के डर से ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिए थे और सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की तस्दीक हुई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत के डर से वो बचने के लिए, एक तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस जगह पर मौजूद है। कराची बंदरगाह में 8 मई 2025 को और उसके बाद 10 मई को ग्वादर बंदरगाह पहुंच जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यही झूठ बोलकर पाकिस्तान और दुनिया की आंख में धूल झोंकी, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय मिसाइल से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने युद्धपोतों को ईरान के बॉर्डर के पास छिपा दिया था। कराची और ग्वादर बंदरगाहों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना का रुख रक्षात्मक था। भारत के डर से पाकिस्तान ने अपने युद्धपोतों को नौसेना गोदाम से हटाकर व्यावसायिक टर्मिनल पर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान का जो मेन पोर्ट है, जहां से पाकिस्तान के कुल बिजनेस का करीब 60% कार्गो यहां आता है, वो है कराची पोर्ट, जो कि भारत की सीमा के बेहद करीब है। हमने जो नई सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं, उसके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ज़्यादातर जो जंगी जहाज थे वो कराची से पीछे की तरफ ईरान की सीमा के पास ग्वादर पे भेज दिए गए थे। इसका सबूत इन तस्वीरों में है जो आज तक को जो स्पेस कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजीज है उसकी तरफ से मिला है। ये 8 मई की कराची बंदरगाह की तस्वीर है, जिसपे अगर हम बात करें नौसेना का डॉकयार्ड, ये नौसेना का डॉकयार्ड 8 तारीख को यानी ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन अगर हम कहें तो उस दिन नौसेना का डॉकयार्ड बिल्कुल खाली है। लेकिन जो कमर्शियल पोर्ट है जहाँ पे कार्गो शिप्स आते हैं, जो कि एक तरह से सिविलियन एरिया माना जाता है, वहाँ पे 3 जंगी जहाज देखे जा रहे हैं। इसके अलावा कंटेनर टर्मिनल, फिर से ये एक सिविलियन इलाका माना जाता है, वहाँ पे यहाँ पे आप पाकिस्तानी नौसेना के जंगी जहाज़ों को देख सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 मई 2025 की। जैसा हमने कहा, ईरान की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे करीब 7 जंगी जहाज़ देखे जा सकते हैं। ये जो 2 जंगी जहाज़ हैं वो हैं जुल्फिकार श्रेणी के युद्धपोत। जुल्फिकार श्रेणी के जो फ्रिगेट्स हैं पाकिस्तान के पास कुल 4 हैं। आप देखें 2 यहाँ पे इस समय बेड़े में आराम कर रहे हैं। इसके अलावा तुगरिल श्रेणी के युद्धपोत जो पाकिस्तानी नेवी के सबसे बड़े फ्रिगेट्स माने जाते हैं, वो भी यहाँ पे बेड़े में हैं। जंग के समय या कॉन्फ्लिक्ट के समय कहें तो माना जाता है कि इस तरह के जो बेड़े हैं, इस तरह के जो फ्रिगेट्स हैं, उन्हें वाटर्स में उन्हें समुद्र में होना चाहिए। लेकिन ये एक तरह से पाकिस्तान ने पीछे की तरफ कदम लिया था। ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे आमतौर पे यहाँ पे कंटेनर्स होना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका खाली किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सांस हलक में थी। उसे डर लग रहा था। सबसे बड़ा खतरा उसे भारतीय नौसेना से लग रहा था, जिसका एक बार पाकिस्तान को बंधक बना देता। If Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की हालत खराब थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके युद्धपोत भारत की तरफ बढ़ने की बजाय ग्वादर में ईरान की सीमा के पास शरण नहीं लेते। और अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, जहां एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, दोनों ने एक दूसरे पर अविश्वास जताया है। राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोप में रविवार को 85 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को दोहराया है कि या तो 7 दिन में हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। इसके 24 घंटे के भीतर आज विपक्ष नई रणनीति के साथ उतरता दिखा। विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनका केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। तो क्या तय है कि अब विपक्ष एक होकर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा? उनको ये है कि हमें जो है अगर हमें गद्दी नहीं मिलती है तो हम नहीं काम होने देंगे, हम हर जगह रायता फैला देंगे। तो कहना मुश्किल था कि अनुराग ठाकुर जी पीसी कर रहे थे या ज्ञानेश जी पीसी कर रहे थे। सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। क्या का क्लैरिफिकेशन? वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करके वहाँ बैठे। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे या विपक्ष को डराने आए थे, राहुल गांधी जी को धमकी देने आए थे? बिहार में जब अगले महीने चुनाव का ऐलान हो सकता है, तब एक तरफ बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष निकाल रहा है, दूसरी तरफ संसद के बाहर चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठाता प्रदर्शन विपक्ष करता है, तीसरी तरफ संसद के भीतर चुनाव आयुक्त पर विपक्ष को धमकी देने का आरोप लगता है, और चौथी तैयारी इस बात की विपक्ष कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। और इन सब की वजह विपक्ष के मुताबिक वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से सीधे जवाब की जगह गोलमोल जवाब आना है। जैसे पोलिंग के सीसीटीवी वीडियो की मांग करने वाले विपक्ष के सवाल पर यह जवाब रविवार को आता है। कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब इसी को लेकर विपक्ष खबरदार करते हुए पूछता है कि भाई जो सीसीटीवी वीडियो 45 दिन तक आसानी से दिया जा सकता है, वही आगे महिलाओं के सम्मान से कैसे जुड़ जाता है? इस पर बीजेपी पलटवार करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के अविश्वास की दलील देती है। फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो माँ बेटियों के, माँ बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाता है, ये बात नहीं समझना है। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इस पर भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। विश्वास अविश्वास की इसी अग्नि परीक्षा के बीच सत्ता पक्ष, विपक्ष या चुनाव आयोग नहीं, देश के करोड़ों वोटर खड़े हैं जो जानना चाहते हैं कि सच्चा कौन है। वो विपक्ष जिसने सीधे अविश्वास के कटघरे में संविधान की शपथ लेने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खड़ा रखा है, जिन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहता है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में ये नियम है कि लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और फिर आसन 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाता है। कमेटी आरोपी अधिकारी को तलब कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदन के साधारण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और शर्त ये कि सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं, जहां 21 तारीख तक ही मानसून सत्र चलना है। लेकिन लड़ाई तो विश्वास की है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आगरा वाले घर तक कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताने चले आते हैं, इस सवाल के साथ कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पर क्यों सीएसी का स्टैंड कुछ घंटों में बदलता हुआ दिखा। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर दे। वो समझना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, ये उनका प्रयास है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में चुनाव आयोग अब तक अंपायर की भूमिका में रहा, लेकिन राजनीतिक आरोपों के कारण कहा जाने लगा कि अंपायर खुद ही खिलाड़ी बनकर खेलने लगे और तब जरूरी है कि खिलवाड़ लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे से ना होने पाए। चुनाव आयुक्त जब कहते हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा देकर आरोप लगाएं या फिर देश से झूठे आरोपों पर माफी मांगे, तब आज अखिलेश यादव संसद में बहुत सारे हलफनामे की कॉपी लेकर पहुंचे। ये आरोप लगाते हुए कि 2022 के चुनाव में वोट काटे जाने पर उनकी पार्टी ने सैकड़ों हलफनामे चुनाव आयोग को दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयुक्त सच बताएं, क्योंकि विपक्ष जान गया है वोट चोरी कैसे कराई गई। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है। हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं, तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं आरोप मत लगाओ, हलफनामा लाओ। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछते हैं, ड्राफ्ट मतदाता सूची के 30 दिन में तय नियम से क्यों नहीं पहले विपक्ष ने शिकायत की? समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। राहुल गांधी से हलफनामा मांगते मुख्य चुनाव आयुक्त और सीई से सच का जवाब मांगते राहुल गांधी, तो सच्चा कौन? किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा कर। वोट चोरी के आरोप पर सच का सूरज किधर से उगेगा? जबकि हलफनामा दो की बात कहते मुख्य चुनाव आयुक्त के बयानों पर समाजवादी पार्टी बहुत सारे हलफनामे की कॉपी लेकर संसद परिसर सोमवार को पहुंचती है। विपक्ष के नेता उन हलफनामों की कॉपी दिखाकर वोट चोरी का आरोप फिर से दोहराते हैं। जिस आम आदमी के वोट के अधिकार की राजनीति इस समय देश में हो रही है, वो वोटर क्या ओटीपी की तरह मान लिया जाता है? जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूं, इसे ध्यान से सुनिए।
जिस तरह किसी ट्रांजैक्शन में एक बार ओटीपी आता है जिसका इस्तेमाल कुछ सेकंड्स या मिनट भर के लिए किया जा सकता है, फिर उसका महत्व नहीं रह जाता, क्या उसी तरह देश के मतदाता को नेता, राजनीतिक दल अपनी सत्ता हासिल करने का ओटीपी समझते हैं? क्या वन टाइम पॉलिटिक्स का टूल जनता को समझते हैं? खबरदार करते इस सवाल की वजह अब देखिए। यह मध्य प्रदेश के सतना के सरकारी अस्पताल का वीडियो है, जहां एक बुजुर्ग मां है, बगल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ उनका जख्मी बेटा है। उसके बगल में खड़ी मां को हाथ में ड्रिप को टांग कर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि दावा है कि सरकारी अस्पताल में जख्मी हालत में पहुंचे बेटे को ड्रिप तो दे दी गई, लेकिन उसे लगाने वाला ड्रिप स्टैंड नहीं दिया गया। कुछ लोग कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि अरे इलाज मिल रहा है, क्या यही बहुत नहीं है? सोचिए किस हालत में लाकर आम आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। इस बुजुर्ग मां के चेहरे को देखिए, जिनसे अगर 10 मिनट भी, जी हां, अगर 10 मिनट भी यूं ड्रिप पकड़कर खड़ा कराया गया है तो यह अपराध है। लेकिन इस अपराध पर जब सतना जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने इस घटना को बेहद मामूली बताया। सिविल सर्जन का कहना था, जब यह मरीज रेफर होकर आया था और उस वक्त इस वीडियो को बनाया गया होगा। सिविल सर्जन कहते हैं कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, शायद इसीलिए परिजन को खुद ही बोतल पकड़नी पड़ी होगी। लेकिन ये नौबत क्यों है, जबकि इसी जनता के लिए तो टैक्स आम आदमी से लिया जाता है। अगर उसके लिए जिले के सबसे बड़े अस्पताल में यूं ड्रिप स्टैंड तक तुरंत नहीं मिल पाता तो सोचिए बाकी हालत क्या होगी। और अब देश में नौकरी रोजगार के लिए संघर्ष करते युवाओं के हक में खबरदार करती आज तक की मुहिम, आपका रोजगार हम करेंगे खबरदार, ताकि कहीं कोई सरकार, सरकारी व्यवस्था की खामी, भ्रष्टाचार किसी बेरोजगार युवा के हक की नौकरी न चुरा सके। नौकरी चोरी कहीं पेपर लीक से होती है, कहीं भर्ती लटकाकर होती है, कहीं परिणाम फंसाकर होती है, और बहुत बार अदालतों में ही भर्ती को फंसाकर आपके बेटे बेटियों की नौकरी को चोरी कर लिया जाता है। नौकरी चोरी शब्द का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रोजगार, जो नौकरी आपका बेटा बेटी तैयारी करके हासिल कर सकते हैं, उसी नौकरी से दूर कर दिया जाता है। इसीलिए आज तक नौकरी चोरी के खिलाफ खबरदार करती खबरें आपके सामने लाता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की खबर, जो पढ़े लिखे हैं, टीचर भर्ती की योग्यता रखते हैं, लेकिन 7 साल से उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के घर के सामने न जाने कितनी बार धरना दे चुके हैं, इस बार फिर हताश होकर पहुंचे। मैं शिक्षा मंत्री से, हमारे जो समाज से है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमको शौक नहीं है लखनऊ में यहाँ धरना देना। ये चीख नहीं है, तड़प है। पेट में था तब तुम धरना कर रहे सर। आज मेरा 5 साल का बच्चा हो गया, मगर सरकार नहीं सुन रहे सर। ये गुस्सा नहीं है, बेरोजगार बेटे बेटियों की हताशा। पहले हम परिवार से लड़के आते, फिर समाज से लड़के आते, फिर यहाँ लड़ते, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। अब हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर वही सड़क, वही मंत्री का घर, वही प्रदर्शनकारी हैं जो 7-7, 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का फैसला सरकार करा दे। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रदर्शनकारी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर पहुंचे। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बाहर धरना चल रहा है और याद यहाँ करा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को। क्यों वो अभ्यर्थी उनको याद कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि कल्याण सिंह का सम्मान करो। अब आप सुनिए क्या वो कह रहे हैं। पिछड़ों साथी धोखाबाजी, बाबूजी का सम्मान करो, बाबूजी का सम्मान करो। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री, जिनके घर के सामने ये उत्तर प्रदेश में 2018 में निकली 69,000 टीचर भर्ती से जुड़े प्रदर्शनकारी बेरोजगार, जिनकी भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई,
परिणाम आया तो आरोप लगा आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई। फिर कोर्ट के चक्कर काटते काटते सितंबर 2024 में जाकर हाई कोर्ट की डबल बेंच 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश सरकार को दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भरोसा दिया था किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद शिक्षा विभाग ढंग से पक्ष ही नहीं रखता है। 5-7 सालों से हम लोगों के साथ यही हो रहा है सर, हम लोग मर रहे हैं। बताइए 2018-19 की वैकेंसी है, घुट घुट करके जी रहे हैं। सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से हम लोग इतना ताना सह रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। सोचिए, जिन पिछड़ों के कल्याण की बात कहती है सत्ता, उन्हीं की भर्ती उत्तर प्रदेश में अदालती चक्कर में लटकी हुई। शिक्षा विभाग अदालत में मामला है बोलकर अपना पल्ला छुड़ा लेता है और इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि जो नेता अपनी सीट पर जीत से जुड़े मामले में आनंद फानन में अदालत से फैसला ले आते हैं, उनके कदम फिर काहे बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में डगमगा जाते हैं। आप भी अगर नौकरी भर्ती से जुड़ी किसी समस्या को उजागर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें खबरदार@aajtak.com पर। इसमें अपना नाम लिखें, मुद्दा लिखें और संपर्क नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपका जो मुद्दा है वो देश के सामने रख पाएं, प्रशासन को, सरकार को खबरदार कर सकें। अभी